नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे परसिमन को लेकर शुरू किए जा रहे प्रयास की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार संभाग, जिले और तहसीलों का नए सिरे से परसिमन कराएगा। वहीं सरकार की इसको लेकर क्या मंशा है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के लाल आतंक को 2026 तक खत्म करने के दावे की। दरअसल छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या लाल आतंक है। पहले लाल आतंक छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लाल आतंक चढ़ता चला गया। लाल आतंक ने करीब 17 जिलों में पैर पसार लिए। वैसे में सरकार की कोशिश है कि प्रदेश से नक्सलवाद का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार प्रहार किया जा रहा है। नक्सल उन्मूलन अभियान को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 बटालियन राजधानी में पहुंच गई हैं, जिसे बस्तर में तैनात किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद साल 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं विपक्ष सरकार के दावे पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पहुंची सीआरपीएफ की 4 नई बटालियन में से 3 बटालियन झारखंड से और 1 बटालियन बिहार से आई है। इससे सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। इन चारों बटालियनों की तैनाती दक्षिण बस्तर क्षेत्र में की जाएगी। वहां सुरक्षा की स्थिति को लेकर पहले से ही सरकार और सुरक्षा बलों के द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों की उपस्थिति को बढ़ाना और संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना है। बता दें कि बस्तर में अलग अलग फोर्स के करीब 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसटीएफ, कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन भी नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेती है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने रायपुर में कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत और रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। शाह ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत अन्य पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर स्ट्रैटेजी भी बनाई थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभाव वाला सबसे ज्यादा और बड़ा क्षेत्र बस्तर है। अब प्रदेश में भाजपा यानी कि विष्णुदेव साय की सरकार है। विष्णु साय सरकार में दिसंबर 2023 से अब तक नक्सल वारदातों पर नजर डालें तो कुल मुठभेड़ 98, नक्सली मारे गए 156, नक्सली ने सरेंडर किया 150, नक्सल गिरफ्तारी हुई 650 और 17 जवान शहीद हुए। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि नक्सल विरोधी मुहिम में जितने भी आयाम हैं किए जा रहे हैं। नए बटालियन की तैनाती इसी दिशा में बड़ा कदम है। आने वाले समय में नक्सलियों पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। बस्तर में युवा नक्सली न बने, इसके लिए जो नक्सली बने हैं वो सरेंडर करें, मुख्य धारा पर आए। इसके लिए जो नक्सल के प्रभाव में आए हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के लिए और ऑपरेशंस, ये सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि नक्सलियों से लड़ना है, लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस्तर के निर्दोष आदिवासी मारे नहीं जाने चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप नक्सलियों से लड़ना है, लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस्तर के निर्दोष आदिवासी मारे नहीं जाना चाहिए। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर निर्दोष आदिवासी मारा गया तो सरकार फिर संभाल ले उसके बाद। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बार बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है। जो देश की सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, देश के सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाएं, यह कांग्रेस पार्टी की नीयत हो गई है। देश में भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, यह कांग्रेस की नीति है। उसी में दीपक बैज पारंगत हो गए हैं। सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद
से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 4 नई बटालियन तैनात कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि सीआरपीएफ की ये 4 नई बटालियन नक्सलवाद पर लगाम लगाने में कितना कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दीप साहब की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं रायपुर से। परेश बागबारा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। परेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गंगेश द्विवेदी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगेश जी, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि कुछ महीनों से बीजेपी जिस तरह से नक्सल समस्या के खात्मे के लिए प्रयास कर रही है और उसके नतीजे भी निकल रहे हैं और बहुत सारी चीज न्यूट्रलाइज कर दी गई है, तो इससे एक चीज तो साफ होती है कि जब से छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से जो सरकारें आईं उनमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति या फिर यूं कहें कि वो मकसद शायद नहीं था। अगर हो था, जिस तरह से अभी बीजेपी ने दृढ़ संकल्पित होकर 2026 का अल्टीमेटम दे दिया है कि हम खत्म कर देंगे, और यही इच्छा शक्ति अगर जताई होती तो शायद ना तो ये इतना पनपता और ना ही शायद इतना जान माल के छत्तीसगढ़ का नुकसान होता अब तक। निश्चित तौर पर कहना उचित है, लेकिन इससे थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ क्योंकि बस्तर की जो स्थिति थी 2000 के वक्त, उस समय बस्तर एक पूरा संभाग एक जिले जो स्थिति वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति, पुलिस का डिपार्टमेंट भी था, इसकी जगदलपुर बेटर था, वहां तक कोई पुलिस की फोर्स नहीं, यानी वहां की जो जनता थी वो पूरी कर सकती। और उस समय समझ की जस्ट प्रैक्टिकली राठौर करके सर के पास से वर्किंग की उस समय शुरुआत था। साथ ही साथ एजुकेशन के सेक्टर में जो रमन सिंह के कार्यकाल में काम हुआ है, मैं उसको भी मानता हूँ कि एजुकेशन नक्सलवाद के खिलाफ आदिवासी जो जागरूकता है और ऐसे नहीं बना, उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। दंतेवाड़ा पूर्ण नक्सली क्षेत्र था, जीता था, वहां पर पूरा एजुकेशन सिटी बसाई गई। चौधरी वित्त मंत्री है, इनका ही कॉन्सेप्ट था और वो मतलब उस जगह पे कल्पना नहीं की जा सकती उस वक्त कि इतना बड़ा एजुकेशन हम एजुकेशन सिटी बसाई जा सकती है। और बड़े पैमाने पर बच्चे पढ़ के वहां से निकले। यही नहीं, वहां से जो सर्वजुडम चला अभियान, उनमें जो विस्थापित बच्चे थे उनको रायपुर में लाके, राजधानी में लाके, बिलासपुर में अलग अलग लाके जिस तरह एजुकेट किया गया, वो एक बड़ा लोग उस वक्त पीछे ढकेल नहीं पाई उस सरकार सचिव को। उस वक्त पहले भी बहुत 17 जिलों तक फैल गए। उस वक्त टकराव तेजी से बढ़ा और खूब सगर्भ चला। उस वक्त उसका पहला ये रहा कि एक जगह से खरीदो तो दूसरे पहुंच जाते, इस तरह फैलते फैलते सर्विया तक चले गए थे। फिर सर्विया से खरीद उनको वापस सर्विया दिलाए गए थे। तो उस दौर में वो जो दौर था संक्रमण काल था और उसमें काफी फैले भी छत्तीसगढ़, लेकिन जो एजुकेशन का असर हुआ पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि जो असर हुआ क्षेत्रों के जो बच्चे वैसे बच्चे पढ़ लिख उन्होंने बिल्कुल समझ लिया कि काम के साथ रहना, मुख्य धारा में रहना ही ज्यादा उपयोगी है। एक वो बड़ा काम वो हुआ है, मैं मानता हूँ। और उसके बाद एक बड़ी संसद का आया तो 2 साल कोरोना जो रहा, जो उसने भी नक्सलियों की कमर तोड़ी है। उस दौर में तो जिस तरह पूरी दुनिया प्रभावित थी, नक्सली भी वहां पर प्रभावित थे। बाजार बंद था तो उनके लिए बंद था, खाने पीने की चीजें उनको भी नहीं मिल रही थी। तो एक वो उसके बाद फिर अभी ये जो काम शुरू किया है, ये एकदम निर्णायक वाली भूमिका जैसी काम है इस सरकार में। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले, ठीक है, गंगेश जी से संपर्क टूट गया है, मैं उनके साथ दोबारा जुड़ूंगा। अनिल जी, बीजेपी के द्वारा जिस तरह से खात्मे, लाला आतंक के खात्मे का अध्याय लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अंतिम कील 2026 तक गाड़ दी जाएगी कि बिल्कुल लाला आतंक का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है इस मुहिम का, इस पहल का? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कि ये जिस पैटर्न पर चल रहे हैं उस पैटर्न से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? दीपक जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने, आपका सवाल बहुत अच्छा इसलिए है कि आपने पूछा पैटर्न। भारतीय जनता पार्टी 2003 से सत्ता में 2018 तक की, 14 से 18 इनका तथाकथित डबल इंजन, पर उस समय नक्सलवाद पर नकेल क्यों नहीं कसी गई?
लगातार भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद नक्सल पुनर्वास नीति बनी, वनोपज की खरीदी जो 5 होती थी वो 72 हुई। आपने देखा होगा लोहंडी गुंडा में सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस की गई, फर्जी मुकदमे वापस हुए, फर्जी मुठभेड़ बंद की गई, 350 बंद स्कूलें चालू की गई। मेरा कहना यह है कि नक्सलवाद का समापन उन्मूलन करने के लिए सिर्फ गोली हल नहीं, आपको विकास की मुख्य धारा से वनांचल के लोगों को जोड़ना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, उनको रोजगार के साधन मुहैया कराने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जब से बनी और सरकार बनने के पहले जैसे ही मेजोरिटी मिला, हसदेव अरण्य में कटाई चालू हो गई, यहां नक्सल उन्मूलन के लिए प्रयास चालू हो गया। तो प्रयास भी कैसा कि फर्जी मुठभेड़ से लेकर दुनिया भर की चीजें चलने लगी। हमारा कहना यह है कि आप नक्सल उन्मूलन बिल्कुल करिए और हम जवानों के शौर्य को तो सदैव प्रणाम करते हैं। और देखिए, नक्सल एक ऐसा मुद्दा है जो आतंकवाद से थोड़ा अलग है। इसमें उन भटके हुए लोगों को अगर वापस आने का कोई रास्ता मिलता है तो नक्सल पुनर्वास नीति बहुत सॉलिड बननी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं बनाई। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो नक्सल पुनर्वास नीति बनी थी उसी को ये फॉलो कर रहे हैं, उसी को अडॉप्ट करके अभी तक चल रहे हैं। इनके पास सिर्फ कहने को है, ये बोले थे हम सरकार में आते ही पुनर्वास नीति बनाएंगे। अब सवाल ये है साहब कि आप 7 जो सीमावर्ती राज्य हैं, यहां एक संयुक्त नीति चलनी थी, अभी तक क्यों नहीं चली? तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फर्जी मुठभेड़ से लेकर दुनिया भर के हथकंडे क्यों और ये तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं? तो बार बार ये बात आ रही है कि एनएमडीसी की खदानें अपने मित्रों को देना है, नगर नार का प्लांट देना है, लिथियम की खदानें बस्तर में मिल रही है, क्या वो सौंपने के लिए सारा अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, मणिपुर में हिंसा हो रही है, दूसरी जगह जम्मू कश्मीर में चारों तरफ देखिए वायलेंस हो रहा है। आप नहीं तो उत्तर में चले जाइए, चाइना नहीं तो नक्सली को रहने दें क्या फिर? नहीं, हाँ। नक्सलियों पे मैंने कहा ना कि पैटर्न जो आपने सवाल पूछा, पैटर्न ये होना चाहिए कि आप गोली का जवाब गोली से दीजिए, लेकिन फर्जी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। विश्वास का वातावरण, शिक्षा का वातावरण, विकास का वातावरण, ये सब स्थापित करना चाहिए। तो जब चौतरफा नक्सलवाद पे वार होगा तभी उन्मूलन होगा। आपने देखा होगा 2003 में 3 विकास खंडों में नक्सलवाद था, लेकिन 2018 आते आते 17 से 20 जिलों में नक्सलवाद पहुंच गया। तो 3 से 18 तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रमन सिंह जी के नेतृत्व में। तो क्या नक्सलवाद को जानबूझकर पनपाया जाता है? और जब आवश्यकता पड़ती है, जब हमारे उद्योगपति मित्रों को इनको सेट करना है, जो इनके तथाकथित 2-3 मित्र हैं, तो क्या उसके लिए मुहिम चल रही है? हमारा नक्सल उन्मूलन तो पूरा समर्थन है, लेकिन तरीका, जो पैटर्न की बात आपने कही, वो पैटर्न विकास और विश्वास होना चाहिए। जो गोली की भाषा समझते हैं उनको निश्चित रूप से हमारे जवान तैनात हैं, उनके शौर्य को प्रणाम है, वो जवाब देंगे। लेकिन सरकार का जो काम है पॉलिसी मेकिंग का, क्या वो पॉलिसी बन रही है? नहीं, क्या तो भटके हुए जवानों के अभी लिए परेश जी से मैं पूछूंगा, और वो पुनर्वास नीति आज 8-9 महीनों में क्यों स्पष्ट नहीं है? केंद्र की कोई पुनर्वास नीति क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये नेशनल प्रॉब्लम है। तो आज इस बात को समीक्षा करने का विषय है, और आपके विद्वान दर्शक भी इस चीज को देखेंगे भविष्य में कि कैसे नगर नार, जिसके लिए अमित शाह जी ने कहा हम नहीं बेचेंगे लोकसभा के समय, एनएमडीसी की खदानें कैसे उन मित्रों के हवाले की जाएंगी, आप देखते रहिए। तो चूंकि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो नक्सल उन्मूलन की तरफ नहीं है, एक भय और आतंक का वातावरण बना के अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र में आप जो एक पॉलिसी होनी चाहिए नक्सल उन्मूलन के लिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं और कि जो नहीं समझते उनके लिए गोली की भाषा, नहीं, अंतिम भाषा, तो ये कैसे तय होगा? हिंसा समझ रहे हैं, नहीं अनिल जी, ये तय कैसे होगा कि कौन गोली की भाषा समझ रहा है, कौन गोली की भाषा समझ रहा है? द्विवेदी जी बैठे हैं, आप जैसे विद्वान पत्रकार एंकर हैं, और आपके विद्वान दर्शकों पे मैं छोड़ता हूं। अनिल जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आशंका है वो क्या इस प्रदेश में जो हो रहा है, जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ में इन्होंने जांच नहीं कराई, 12 में से 5-6 का रिकॉर्ड बना दिया या बता दिया, उसके बाद क्या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? क्या उन आदिवासियों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ना चाहिए जो जुड़ना चाहते हैं? क्या वहां जो सामुदायिक वनाधिकार के पट्टे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह बात आई कि सर्वाधिक सामुदायिक वनाधिकार छत्तीसगढ़ में दिए गए। तो आदिवासियों को, वनांचल के लोगों को अधिकार देना, लोकतंत्र में उनको विकास और विश्वास में लेना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस लोकतंत्र की हिमायती है, संविधान और कानून की हिमायती है, लेकिन षड्यंत्र की हिमायती नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा कहना है मेरी आवाज आप तक आ रही है? सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए और पारदर्शी नीति बनानी चाहिए, जिससे इस नक्सल उन्मूलन पर अनिल जी, आप तक आवाज आ रही है? का सबका विश्वास जमा रहे और देश एक नई दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, अनिल जी तक आवाज शायद नहीं जा रही है। बच्चे बच्चे का पेट्रियोटिज्म, जो अपने राज्य और राष्ट्र की भक्ति का एक भावना है, वो जागे, किसी का दमन ना हो, जबरदस्ती एक बेकसूर बेकार में ना मारा जाए। सिर्फ कांग्रेस का इतना ही कहना।
ठीक। परेश जी, आप तक आवाज आ रही है? परेश जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, परेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गंगेश जी, आप तक आवाज आ रही है? गंगेश जी, आप तक आवाज आ रही है सर? ठीक है, गंगेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब परेश जी, अब आप सुन पा रहे हैं? परेश जी को शायद, ठीक। अनिल जी, जिस तरह से जैसे कि आपने बताया कि उन्मूलन की राह पर हम चले हैं और जिस तरह से हमने ये काम किया है, हमने उनके नीति बनाई उन्मूलन के लिए, शिक्षा के अलग जगाई, तो अगर हम ये देखें कि जिस तरह आप इन शॉर्ट अगर छोटे शब्दों में कहें तो आप बोली से कोशिश कर रहे थे कि बोली से वो कैसे भी करके मान जाए, तो ये कैसे तय करेंगे आप कौन बोली से मान रहा है, कौन गोली से मान रहा है? और आपने प्रयत्न करके देखे, क्या बहुत बड़ा फर्क आया था उन 5 सालों में? देखिए दीपक जी, बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सरल। इसलिए सरल है कि जो लोग जो नहीं आएंगे हमारे विकास और विश्वास की नीति पर सामने, जो वहां हम उनको रोजगार के अवसर देंगे, विकास के अवसर देंगे, वनोपज की खरीदी करेंगे, उसके बाद भी जो बंदूकें उठाते हैं, हमारी नक्सलवाद पुनर्वास नीति बहुत अच्छी हो, हमारे शिक्षा के अवसर बहुत हो, स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो, मनरेगा जैसी योजना या दूसरी योजनाएं जिसके माध्यम से रोजगार मिले, उसके बाद भी जो गोली की भाषा समझेंगे उनको गोली से जवाब दिया जाएगा। तो सर वो उस तरफ जो जंगल की तरफ है वो यही भाषा तो समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि जो लोग बोली से समझ रहे होते तो वो तो अब तक आ चुके होते, कुछ आ भी रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आंकड़े 650 तकरीबन 2023 से 2024 तक 650 लोग सरेंडर खुद को कर चुके हैं, तो ये बोली वाले हैं। अब जो जंगल में है वो गोली वाले हैं, तो वो उसी तरफ से उनका जवाब दे रहे हैं। बटालियन जो बुलाई जा रही है वो गोली वाली है। देखिए दीपक जी, ऐसा नहीं है। ये जो 650 लोग सरेंडर किए हैं वो कांग्रेस सरकार की तत्कालीन नीति है नक्सल पुनर्वास की। हजारों लोगों ने कांग्रेस सरकार में सरेंडर किया। और आप अध्ययन कर लीजिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से 2000 से 2023 तक सबसे कम नक्सल वारदातें 18 से 23 के बीच हुई, क्योंकि हमारी नक्सल पुनर्वास नीति बहुत अच्छी थी। 2000 से 2003 के बाद 20 तो नक्सलवाद आप पता नहीं कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पर हमने तो देखा लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या हुई, लगातार मुठभेड़ होती रही। हाँ, पुलिस से मुठभेड़ अब कैसे होगी? जब पुलिस जाएगी नहीं तो मुठभेड़ होगी नहीं, तो वारदात होगी नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है ना सर, अगर पुलिस जाएगी उन्हें खदेड़ेगी तो जाहिर सी बात है मुठभेड़ भी होगी, चाहे इधर से लोग मरे चाहे इधर से हमारे जवान शहीद हों, मुठभेड़ होगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। परेश जी तक आवाज फिर से पहुंच रही है। परेश जी, अब तक आवाज आ रही है? आप नक्सल मांद में घुसकर उन्होंने आक्रमण किया पहली बार 18 से 23 के बीच में। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। परेश जी से बहुत समय से टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं सवाल नहीं ले पाया था, मुझे परेश जी से सवाल लेना है। परेश जी, जिस तरह से देखा जाए ये बार बार उन्मूलन का जिक्र कर रहे हैं कि 2000 पिछले अगर 15 साल तक आप रहे तो वो जो उनके पुनर्वास नीति जो हमने बनाई है वो आपने क्यों नहीं बनाई? अगर ऐसे होते तो शायद आतंक, लाल आतंक इतना फैला भी नहीं होता और उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। इन शॉर्ट अभी भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि वो बोली से काम चल जाए और नहीं तो थोड़ा और राहत दें उन्हें, कुछ और अच्छी उन्मूलन नीति निकालें या फिर थाली से पूजा करें कि सर आ जाएं आप कैसे भी करके, लेकिन गोली का इस्तेमाल ना करना पड़े। देखिए, ऐसा है कि जो नक्सलवाद की जो जननी है वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। और इन लोगों ने, जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस जमाने से यहाँ पर नक्सलवाद पनपा। और जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री तब उस समय उन्होंने यहाँ पर खदानों का बंदरबाट किया। जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों का जहाँ पर जल, जंगल, जमीन और खदान के ऊपर जो अधिकार था वो सारा खदान उद्योगपतियों को बांटा। और अब जाकर के जब यहां पर साय जी की सरकार आई है, पिछले आप 9 महीने में देख रहे हैं, आपने शुरू में खुद आंकड़े बताए हैं कि किस तरीके से पिछले 9 महीने में नक्सलवाद को सब तरफ से घेरने की कोशिश हुई है और नक्सलवाद पूरी तरह कंट्रोल में आ रहा है। अभी आदरणीय अमित शाह जी 24 अगस्त को यहां छत्तीसगढ़ में आए थे। उन्होंने यहां के नेबरिंग स्टेट का 7 राज्य हैं, सबके जो डीजी हैं, वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, केंद्र के जो गृह राज्य मंत्री हैं, सबकी उन्होंने मीटिंग ली। और जो पिछले बार, जो पहले बार आए थे, उस समय की जो सारी बातें जो तय हुई थी उसके ऊपर पूरा विश्लेषण किया।
और उन्होंने तय किया कि किस तरीके से पूरे जो ये क्षेत्र हैं वहां पर विकास कैसे पहुंचे हर जगह तक, अंतिम आदमी तक। और वहां पर अगर जिन लोगों ने विनाश किया है, जो विचारधारा उन्होंने वहां पर फैलाई है, उसके जगह विकासवाद की जो विचारधारा है उसको वहां पर किस तरीके से सृजित किया जाए, उसमें ये जो सहायक सरकार है और जो हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे आप यूपीए की सरकार के समय के आंकड़े देख लीजिए और उसके बाद जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय से 2014 से 2024 के बीच के आंकड़े देख लीजिए, आपको दिखेगा कि नक्सलवाद पर लगभग 60% जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। लगभग 5 राज्यों में पूरी तरह नक्सलवाद समाप्त कर लिया गया। जो छत्तीसगढ़ में है, वो जो यहां पर जब भूपेश जी की सरकार थी, तो जो जिस तरीके से नक्सलवाद में राजनीति और राजनीति में नक्सलवाद वो जो कर रही थी, उसके कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रति जो नरमी व्यक्ति जो बढ़ती गई, उसके कारण से नक्सलवाद यहां पर थोड़ा सा और पनपा और फला फूला। लेकिन अब जो है, जब से सहायक सरकार आई है, तब से जीरो टॉलरेंस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में यहां पर नक्सलवाद के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, हमारी जो पुनर्वास नीति है उसमें आप और क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको हमें बताइए। यहाँ के जो गृह मंत्री है वो धूर नक्सल क्षेत्र में जा करके वहां जमीन में बैठ करके वहां ग्राम वासियों से बात करते हैं। उनको जो है आधार कार्ड बांटा जाता है, आयुष्मान के कार्ड बांटे जाते हैं, अलग अलग जगह कैंप खोल करके जो हमारा अच्छा गांव वो जो नियत लार के नाम से वहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं, 25 योजनाएं, उसका लाभ वहां पर पहुंचाया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं वहां पर जो है वहां पर फैलाई जा रही हैं। वहां पर कौशल विकास के काम किए जा रहे हैं, एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं। वहां पर नेटवर्क जो इंटरनेट के जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। वहां पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब जो बस्तर का नौजवान है, इस सोशल मीडिया के जमाने में जो सड़ी हुई पुरानी विचारधारा है नक्सलवाद की, उसमें वो उब चुका है और वो देश के संविधान के साथ अपने आप का विकास करना चाहता है और वहां से निकल करके उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। वो उस चीजों से बाहर निकल रहा है और हमारी जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, ये पूरी तरीके से कटिबद्ध है, वहां के आदिवासियों के साथ खड़ी है, उनके विकास के साथ, उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके गांव के विकास के लिए वो हमेशा बुरी तरह से तत्पर है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस प्रकार के यहाँ पर अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 से पहले हम पूरे तरीके से नक्सलवाद को हिंदुस्तान के नक्शे से मिटा देंगे। और कांग्रेस के साथियों को भी हम बोलना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस नासूर को यहां से खत्म करने के लिए सहयोग करें। और यहां पर जितने भी नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि आप कृपया अपन बंदूक को छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ें और आप आत्मसमर्पण करें और यहां पर जो पुनर्वास नीति है उसमें आप शामिल हों। ठीक है गंगेश जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही सर, जिस तरह से अभी देख रही है, जैसे बीजेपी की इच्छा शक्ति, अब कांग्रेस भी कह रही है कि हमने भी बहुत अच्छा काम किया, यही काम अगर बीजेपी पहले कर लेती तो शायद ये नौबत अभी नहीं आती। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमेशा से आरोप लगते रहे सरकारों पर कि जो नक्सलवाद के ऊपर जो अच्छा खासा बजट केंद्र से आता था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पर नक्सलवाद पर उस हिसाब से प्रकार से प्रहार नहीं किया गया जो करना चाहिए था। यहाँ तक कि शायद कांग्रेस की सरकार ने भी 2021 में कुछ ये बजट बढ़ाया था, जिसके बाद बढ़ा हुआ बजट केंद्र से आया था इस नक्सलवाद के ऊपर। बिल्कुल, इस बात को लेकर लगातार आरोप लगते रहे कि एक जो बड़ा बजट इंडस्ट्री में मुनल भी आता है वो उसमें कहीं न कहीं बंदरवाट होती है। और खासतौर पर बस्तर के जो विकास के कार्य हैं वो सामान्य शहर मतलब सामान्य क्षेत्र के कार्यों से 3 गुना 4 गुना अधिक बजट उसमें खर्च होता था। तो एक वो कारण तो रहा है अपनी जगह पे, लेकिन अभी जो काम मुझे लगता है, अभी जो स्टेप लिया है सरकार ने, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, निर्णायक स्टेप है। देखिए, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है या प्रभावित इलेक्ट्रिक प्रभावित जो क्षेत्र है, करीब 10-11 राज्य हैं, उनकी ही बात नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर है इसमें, इंटरनेशनल लेवल पे इनको सपोर्ट है नक्सलियों को। ये खाली अपने देश की बात नहीं है। यहाँ पर कोई नक्सली बड़ा नक्सली पकड़ आता है तो वहां से
संयुक्त राष्ट्र संघ से वॉच करने के लिए पूरी एक टीम आ जाती है। ये इन सब प्रेशर के साथ ये केवल जब तक इनसे केवल बातचीत से बात नहीं बन रही, ये बात सच्ची है। अब जब एक्शन हो रहा है तो ये अपने आप खुद भी आके टेबल पे बैठेंगे, और नहीं तो हमारी फोर्स और खड़े रखे इनको पीछे ढके नहीं रही है। पर गंगेश जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से दीपक बैज जी ने साफ कहा है कि जो बस्तर के निर्दोष आदिवासी हैं उन्हें हार्म ना पहुंचाए, बाकी आप जो लोग कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं आप करिए। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कार्रवाई हुई है, कुछ निर्दोष ऐसी खबरें आई कि कुछ निर्दोष आदिवासी इसमें मारे गए हैं, इस पर जांच भी चली, उसका क्या निष्कर्ष निकला अभी तक किसी में सामने नहीं आ पाया। लेकिन कल को अगर ये तेज होती है ये कार्रवाई, उसमें कुछ आदिवासी ऐसा कहा जाए कि इसमें निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं या इस तरह से ऑब्जेक्शन विपक्ष उठाए, तो कल को ये रफ्तार जो 2026 तक है वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ सकती है। इसमें कहा जा सकता है कि संभावना है ऐसी, क्योंकि ऐसे सामने आएंगे मामले। ऐसे मामले इसलिए सामने आएंगे कि देखिए जो नक्सलियों का नेटवर्क है 3 हिस्से बटा हुआ है। एक तो फ्रंट आर्मी जिनसे भी लड़ाई चल रही है, सेकंड उनका सूचना तंत्र है जिनको हम संगम तंत्र बोलते हैं, वो ग्रामीण होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके माथे पे कहीं नहीं लिखा है। सही, बिल्कुल सही। अगर उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो तुरंत उस पर हल्ला मचाती है। खासतौर पर मैंने देखा है बस्तर में जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग सक्रिय हैं, एनजीओ सक्रिय हैं, जो लोग तुरंत हल्ला करते हैं कि आम आदिवासी के ऊपर कार्रवाई हो गई। मेरा कहना यह है कि चाहे वो कांग्रेस की बात हो या एक्टिविस्ट लोग की बात हो, अगर किसी आम आदमी के ऊपर या किसी किसी निर्दोष आदिवासी के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको सबूत के साथ पेश करे कि नहीं ये निर्दोष था, ये किसी पार्टी किसी संगठन का सदस्य भी था। और ये एक बड़ा मतलब मुद्दा इसी वजह से लंबे समय से आदिवासी पीस भी रहे हैं। बहुत सारे चक्कर पीस भी जाते हैं, वो शिकार दोनों के शक के शिकार हो जाते हैं। कभी नक्सली पे डाउट करते हैं, कभी फोर्स पे डाउट करती है। इसको लेकर निश्चित तौर पर बड़ा एक सीबीआई का खींच पाना बहुत कठिन है। तो इस तरह घटनाएं आएंगी और निश्चित तौर पर क्या कहना है, तो इसको लेकर सरकार को भी सावधानी बरतना पड़ेगा कि एकदम वेरीफाई करे कि संगम सदस्य एक्चुअली है कि नहीं है। जब तक पूरा सबूत हाथ में नहीं आए उस पर कार्रवाई नहीं करे। अभी से आप गिरफ्तार करके रख दीजिए, गोली मारने की बजाय उनको गिरफ्तार करके भी रखा जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है। पर गंगेश जी, वहां पे सिचुएशन क्या है जो ऑन ग्राउंड किसी एक पुलिस वाले के लिए, फोर्स वाले के लिए किन हालातों में कहां से गोली चल रही है, वहां पे कौन सा निर्दोष आदिवासी आ जाता है या फिर वाकई वो नक्सली है, तमाम सारी चीजें वहां पे घटित होती है। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती है। हम अगर यहाँ से बैठे बोले कि वो निर्दोष था या फिर वहां पे गोली नहीं, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उम्मीद यही है कि ये चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, अगर ये मुहिम चली है तो लाल आतंक का खात्मा ये छत्तीसगढ़ में दीमक की तरह है जो उसे कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है। तो अगर ये दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें दोनों ही पार्टियों को आपसी सामंजस्य से, जनता के सहयोग से बात करके जैसे भी बात बनती है इस समस्या का हल निकाल के इस लाल आतंक को खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी आपका, अनिल जी आपका और गंगेश जी आपका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से सरकार का नक्सलवाद खत्म करने का दावा है, वहीं विपक्ष के नक्सलवाद को लेकर अपने अलग सवाल है।